सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आप जो देख सकते हो इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा है। कल के टॉपिक्स मतलब संडे के टॉपिक्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं, प्लस मंडे के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं फिर से आपके से कहना चाहूँगा कि सेशन थोड़ा सा लेट हो जाता है बिकॉज ऑफ क्योंकि हम लोग इतने सारे टॉपिक्स कवर करना है, प्लस नोट्स प्रॉपर बना के आपको देना है जिससे आपका समय बच सके। लेकिन स्टार्ट करते देखो, पहला टॉपिक बेनी फेस्टिवल है, दूसरा अरोरास के बारे में जो इस साल के मेंस में है। पहले भी दसों बार डिस्कस किया अगर आपने क्लास पहले की है। ज्योग्राफी का टॉपिक है प्रिसीजन मेडिसिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉन्टी कार्लो का टॉपिक है। फिर गोल्ड माइनिंग ज्योग्राफी का टॉपिक, क्वाड मीटिंग आईआर की टॉपिक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन पॉलिटी का टॉपिक है। एक्स बैंड रडार इस साल भी प्रीलिम्स में 2024 में आया था, पहले भी डिस्कस किया था, ऐसा नहीं इस बार कर रहे हैं। एक्स बैंड रडार साइंस टेक और ज्योग्राफी दोनों के अंदर आ जाएगा। ये डिस्प्यूट है, सैम्बल डिस्प्यूट, ये आपका पॉलिटी का टॉपिक है, हरिकेन्स के ऊपर है। आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना, जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये कहीं नहीं आपको मिलेगा। ये डिस्कशन करेंगे। इस पर पहले भी एक और भी डेवलपमेंट हुआ था अटलांटिक ओशन के रीजन, वहाँ पे तो हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया था। तो हरिकेन्स क्या है तो वो डिस्कस करेंगे। और बहुत यूनिकनेस अभी फ्लोरिडा के अंदर आया है तो उस पर कैसे क्या इम्पैक्ट है। जैसे इस बार ट्विस्टर पूछा था, टॉर्नाडो फॉर्मेशन के पूछा था, जो हमने डिस्कस किया हुआ था पहले। इस साल के मेंस देखोगे तो उसके बाद हरिकेन्स की अगर बात किया जाए तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका एक बनता है। बैक्टीरियोफाज ये टॉपिकल साइक्लोन है। ये साइंस ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। बैक्टीरियोफाज एक टॉपिक साइंस टेक का है। और ओरो पाउचे वायरस की बात किया जाए तो ये भी साइंस का टॉपिक है। अंटार्कटिका वार्मिंग ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। नोबेल प्राइज़ के बारे में तीनों पहले भी डिस्कस किया, इस बार भी डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कहा था संडे को टॉपिक अलग से आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं मेंस का। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हरिकेन फ्रीक्वेंसी इन अटलांटिक ओशन। 15 नंबर पे लिखना, विद डायग्राम आपको करना है। अपने आंसर आप सेंड करें। कोई क्वेरी इस नंबर पर आप रीच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यू कैन विजिट saurabhpandeyupsc.com। कोई क्वेरी है तो यहाँ पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको मिलेगा, प्लस ऑल कोर्सेस आप देख सकते हो। प्लस अगर लैपटॉप से क्लासेस करना है तो लॉगिन बटन है, यहाँ से आपको जाना है और एक्सेस करना है। तो ये सारी क्लासेस हैं आपकी। पहला टॉपिक देखते हैं। नियरली 60 इंजर्ड बनी फेस्टिवल आपकी हुआ था, तो आपको याद रखना बनी फेस्टिवल के बारे में। ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर ये हुआ जाता है। इसमें स्टिक फाइटिंग, कम्युनिटी गैदरिंग और ये सब आपका रिचुअल्स होता है, तो इसे बनी फेस्टिवल बोलता है। तो ये आंध्र प्रदेश का है। तो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड कुछ अगर आपसे पूछा जाए तो यू कैन ईजिली आंसर इट। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ लद्दाख और अरोराज वैलिडेट स्पेस वेदर ट्रैकिंग। साइंटिस्ट का कहना है लद्दाख के कंटेक्स्ट में है। तो यहाँ पे अरोरास की बात किया जाए तो देखो, ये मैं तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो इसमें लिखी हैं। देखो क्या होता है कि जो सूरज है, सूरज से बहुत सारे पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं। जैसे अब मैं इसको इमेजिन करने के लिए आपको बोलूँ तो कैसे करना है, जैसे गीला कपड़ा लो और उसको जैसे झटकना है। ठीक है, सामने वाला कोई खड़ा है तो ऐसे जैसे झटकोगे ना तो पानी की छोटी छोटी बूंदें उसके मुंह पे जाएंगी। आप भी इसको एक्सपीरियंस ऐसे ही क्या होता है, सूरज से बहुत सारे पार्टिकल्स रिलीज आपके होता है। सोलर जब लाइक जैसे मान लो कई जगह पे सन स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर आपका वेरी करता है कंपेरेटिवली, और दूसरा जो एरिया होता है वहाँ से टेम्परेचर आपका लोअर होता है। तो क्या होता है कि वो जो सन स्पॉट्स क्रिएटेड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स में जो बदलाव होता है उससे सोलर स्ट्रॉम्स की स्थिति होती है या सोलर विंड की जो स्थिति है वो जनरेट होती है। अब ये जो स्थिति है सोलर स्ट्रॉम या सोलर विंड की, इसकी वजह से जो बहुत सारे पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं, और ये पार्टिकल्स जो रिलीज़ होंगे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ये जाके इंटरेक्ट करते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करने के बाद क्या है कि एक तरीके से जब मतलब मैग्नेटिक फील्ड और सोलर पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन होगा तो एक नॉर्थ और साउथ जो पार्ट है अर्थ का, वहाँ पे आपको अरोरास का फॉर्मेशन होगा। जैसे अरोरास बोलता है, मतलब एक बहुत ही ग्रीनिश लाइट जो है वो देखने को मिलती है। तो ये कंडीशंस अरोरा शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना, इस साल पूछा भी गया था। स्टडी अभी लेटेस्ट हुई है, वो क्या कहती है कि देखो ये हाईलाइट क्या कर रहे हैं कि अभी जो सोलर एक्टिविटी है वो लोअर लैटिट्यूड रीजन पे देखने को मिल रही है। मतलब जनरली जो ये है ये बहुत ही हाइट में देखने, हाइट मतलब जैसे आप जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ एक्टिविटी जनरली देखने को मिलती है। लेकिन अभी क्या देखने को मिल रहा है कि लद्दाख में ऑब्जर्व किया गया। जैसे अगर आप डायग्राम यहाँ पे देखोगे तो ये लद्दाख में ऐसा
पूरा है। आपको कोई ये होगा तो कोई कुछ भी मतलब जैसे सुपरस्टिशन कैरी करे कोई तो कुछ भी कहानी सुना सकता है, बोला ये इसकी वजह से हो रहा है, बट दिस इज़ कंसिडर टू बी अरोरास। ये रिसेंट इवेंट जो है देखने को मिला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो जो सोलर साइकिल आपकी है वो सोलर साइकिल बेसिकली अरोरा के ऑकरेंस को डिफाइन करती है। सोलर साइकिल में बेसिकली एक समय आता है जिसमें सोलर की एक्टिविटी बहुत मैक्सिमम होता है, जिसके लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं सोलर मैक्सिमम। तो एक समय होगा सोलर की एक्टिविटी बहुत होगी, एक समय होगा सोलर की एक्टिविटी कम होगी। तो सोलर मैक्सिमम, सोलर मिनिमम, दो शब्द होते हैं। मैक्सिमम के टाइम पे बहुत अधिक सोलर की एक्टिविटी होगी। स्टडी कह रही है कि अब जो सोलर एक्टिविटी वो बहुत हाइटेंड हो गई है, इस वजह से इवन जो लोअर लैटिट्यूड रीजन है वहाँ भी इन अरोरास का फॉर्मेशन का ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है, जैसे लद्दाख रीजन में देखने को आपको अरोरास को मिल रहा है। तो ये जो है स्टडी है आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से जब सोलर एनर्जी और ये जो पार्टिकल्स हैं, सोलर पार्टिकल्स हैं, इनका इंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द सोलर विंड्स, है ना, विंड से, और इनका जो इंट्रैक्शन होता है तो फिर ये सोलर ये जो अरोरास का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। देन ये जो ये आप कह सकते हो कि जो कोरोना है, कोरोना क्या है कि ये बाहरी लेयर है किसकी, सूरज के एटमॉस्फेरिक की बाहरी लेयर जो है कोरोना बोलते हैं। इन्हीं से बहुत से पार्टिकल्स आपके रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ से ही रिलीज़ होते हैं पार्टिकल्स। रिलीज़ होने के बाद ये जो सोलर विंड जनरेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होके वी कैन से अरोरास जो है इनका फॉर्मेशन आपका होता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ कि अरोरास जो होते हैं इनका कलर वेरी करता है, जैसे अभी आपने इमेज देखा होगा तो पिंकिश सा कलर है, ऊपर देखोगे तो जो कलर है वो थोड़ा ग्रीनिश सा कलर है। तो आपसे पूछा जाए कि यार ये कलर वेरी क्यों करता है, तो कहा यह जाता है कि देखो जो गैसेस होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो प्रेजेंट होते हैं उनके प्रेजेंस की वजह से जो कलर है अरोरास का वेरी कर सकता है। मान लो ऑक्सीजन है वो ग्रीन या रेड होगा, नाइट्रोजन है तो उससे ब्लू और पर्पल कलर होगा। तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछे क्या अरोरास जो है सिर्फ जुपिटर और ये क्या अर्थ में देखने को मिलता है, तो जुपिटर और सैटर्न में भी देखने को मिलता है। आप चाहो तो गूगल में इमेज डालो और वहाँ से देखने को मिल जाएगा। देखो बहुत बढ़िया और अच्छे नोट्स हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। आप सेशन देखना है, नोट्स को रीड करना है, कान में लगाओ बढ़िया तरीके से सेशन, और नोट्स बस सामने रखो, रीड करो। और ये मत मानकर चलो कि ये मैं आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, ये आप सब सब्जेक्ट पढ़ रही है। ज्योग्राफी का हाईएस्ट लेवल का टॉपिक है। इसी साल आप देख लो 10 नंबर का प्रश्न या 15, देख लेना कितना नंबर का है मेंस में प्रश्न। और ये नहीं पहली बार वी आर डिस्कसिंग, ये लाइक 10 बार डिस्कस किया अरोरास क्या होते हैं। तो अगर आप इस उद्देश्य से पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि यार सेशन से बहुत अधिक आउटपुट है। आउटपुट अगर करंट अफेयर के नाम पे पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार बहुत स्लाइड्स बहुत हो गई। अब आज ही के टॉपिक्स देखो, इतने सारे टॉपिक्स हैं और प्रॉपर टॉपिक्स है। कंटेंट का जो मैंने जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से करने का प्रयास हो रहा है कि आपको आपका जो नोट्स बनाने का मतलब एक ख़त्म ही हो जाए। बस आपको एक काम करना है कि इस पीपीटीज़ को डाउनलोड करके अपना सब्जेक्ट वाइज अरेंज करके रखो पीपीटीज़ को, जिससे कि अपने स्टैटिक सब्जेक्ट से लेकर पढ़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वाई प्रिसीजन मेडिसिन इन इंडिया कांट एडवांस विदाउट बायो बैंक्स लॉ। अब यहाँ पे चलो इधर की बात है। पहली चीज़ तो इसमें हमें बायो बैंक का क्या होता है, प्रिसीजन मेडिसिन क्या, ये दो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। देखो लॉ क्यों चाहिए, अब बेसिक बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब क्या, देखो आज के टाइम पे बहुत ध्यान समझना, बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, सुन लो थोड़ा अच्छे से, बाकी लिखी हुई हैं। तो कहा यह जा रहा है कि देखो जैसे एक इंसान है, कैंसर है, और किसी इंसान को कैंसर है। अब हो सकता है कि उस पर्सन का जो कैंसर का कॉज हो वो दूसरे पर्सन से वेरी हो, बट आप उसको सेम सा ट्रीटमेंट दे रहे हो कैंसर से रिलेटेड। तो कहा जा रहा है कि प्रिसीजन फार्मिंग का ये मतलब नहीं है कि ये प्रिसीजन या पर्सनलाइज जिसे कहते हैं, तो ये नहीं, पर्सनलाइज मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि प्रिसीजन मेडिसिन या पर्सनलाइज मेडिसिन का मतलब ये नहीं कि आपके घर पे आके आपको जो है दवा खिला रहा है। इसका मतलब प्रिसीजन या पर्सनलाइज का मतलब है कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर जो भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जेनेटिक लेवल पे चेंजेस है, जो भी उसके पर्सनल लेवल पे एस्पेक्ट हैं, उसको कंसीडर करते हुए मेडिकल उसका ट्रीटमेंट हो। मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट आप कर रहे हो। अब ये पॉसिबल ये है क्योंकि जीन एडिटिंग, एमआरएनए के ऊपर हमने डिस्कस किया है, मैसेंजर आरएनए जिसके माध्यम से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिनोमिक्स है जिसमें जो पूरे जीनोम या हर जीन के जो आप कह सकते हो हर जो जीन है उस जीन के
रोल को हम पढ़ते हैं, तो जीनोमिक्स है, जीन एडिटिंग है या एमआरएनए है, इसकी वजह से हम लोग काफ़ी अधिक जेनेटिक लेवल की इन्फॉर्मेशन जान पा रहे हैं। तो वी हैव डेवलप्ड एन लाइक कैपेबिलिटी कि जो अलग अलग बीमारियां, कैंसर या कोई भी हार्ट से रिलेटेड या इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज़ है, उसको ट्रीट किया जा सकता है पर्सनलाइज्ड, मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए उसको लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट को किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो क्यों? क्योंकि जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी आ रही है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन होती है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन क्या है। एमआरएनए बेस्ड जो बेस्ड वैक्सीन, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप ज़रूर से बताओ। जीन थेरेपी हो गई, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई। जीन थेरेपी का मतलब हो गया जेनेटिक लेवल, मान लो कोई जीन काम नहीं कर रही है तो उस जीन को साइलेंट करना या उस जीन को रिमूव करके डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करना। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके फीचर्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गन्स में डिफ्रेंशिएट ईजिली कर सकते हैं, तो वो स्टेम सेल्स लेना, उन स्टेम सेल्स को मतलब सेल्स में चेंजेस करके बॉडी में रीइंट्रोड्यूस करना। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, मतलब वी आर नॉट लाइक अभी हम एलोबरेट नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सेपरेटली दीज टॉपिक्स। पॉइंट ये है प्रिसीजन जो आपकी थेरेपी है उसके बारे में पता आपका होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आ जाता है एक कंसेप्ट जिसे कहते हैं बायो बैंक। बायो बैंक का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे बायोलॉजिकल सैंपल, ब्लड, डीएनए, टिश्यू सब कुछ है और उनका जेनेटिक डाटा सारा कलेक्टेड है, तो इन्हें बायो बैंक बोलते हैं। अब क्या है कि कहा गया कि देखो, अगर हमें प्रिसीजन मेडिसिन डेवलप करनी है तो इन बायो बैंक होना ज़रूरी है, और अगर बायो बैंक है तो फिर इसको रूल्स रेगुलेशन लॉ के माध्यम से रेगुलेट करना जरूरी है, क्योंकि सबका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसमें, सब तक पहुंच जाएगा तो इट विल हैव अ लाइक बिगर रिपरकशन ऑल्सो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे एक चीज़ आप सोचो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है। अगर किसी के पास रिसोर्सेस हैं तो सब यही चाहेंगे कि उनका, जैसे कंसेप्ट है ना डिज़ाइनर बेबी, जिसमें अलग अलग जीन्स को लेके आपने सचिन तेंदुलकर जैसी जीन्स भी ले ली, लता मंगेशकर वाली जीन्स भी ले ली, खली की तरह जीन्स भी ले ली, मतलब ऐसा जीन लेके और बेबी जो है उस इंट्रोड्यूस करके आपने ऐसा बेबी बनाने का कोशिश किया। अब सब लोग तो ऐसा, अगर मान लो ऐसी स्थिति में मतलब इसका कमर्शलाइजेशन होगा तो सब लोग चाहेंगे कि सब ऐसे ही स्ट्रांग लोग हों। अब जब आप क्या इमेजिन कर सकते हो ऐसे समाज को रन करना, या क्या सोसाइटी खुद से सस्टेन कर सकती है? आप खुद ओपिनियन दो कि सब सचिन तेंदुलकर ही हों, क्योंकि देखो हर लेवल पे हर तरीके के लोगों की ज़रूरत है। आपको अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको वहाँ पे स्किल्स, एक डिफरेंट स्किल के लोग चाहिए। कोई पढ़ा रहा है उसके डिफरेंट स्किल को चाहिए, कोई और कुछ कर रहा है उसके अपने डिफरेंट स्किल्स को चाहिए। तो आपको तो हर चीज़ की ज़रूरत है, बट एक समान, आप समान लोगों को जो बेस्ट हैं सिर्फ वही बेस्ट बेस्ट हों तो बेस्ट तो आपस में लड़ते ही रहेंगे, सिंपल सी बात है। तो वो क्या आपका क्या मानना है? जस्ट लेट अस नो कि आपका क्या इस पे थॉट प्रोसेस है। तो बायो बैंक का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है प्रिसीजन मेडिसिन को डेवलप करने में। नेक्स्ट देखते हैं मोंटे कार्लो मेथड, रैंडम टू रियल। तो इस पे बस थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि मोंटे कार्लो ये तो कपड़े का भी ब्रांड है, बट इसका मतलब क्या होता है? मोंटे कार्लो मेथड ये क्या है कि लाइक जैसे मान लो कोई चीज़ है, 5 6 7 10 चीज़ें हैं, उसको रैंडमली आपने सैम्पलिंग की है ना। ऐसा किसी, मान लो फॉर एग्जांपल एक बड़ा बैग है, उसमें बहुत सारे मार्बल है डिफरेंट कलर्स के, और फिर आप क्या कर रहे हो, उसको रिपीट करते हुए ड्रॉ कर रहे हो और कलर को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इससे उनके डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलेगा। जैसे आप इमेजिन करो कि एक बैग है, बैग में आपने डिफरेंट कलर्स की चीज़ें डाली हो, एक बार उठाओ फिर कलर नोट करो, फिर रैंडमली उठाओ दो फिर कलर नोट करो। तो इस तरीके से रैंडम सेंस में आप कैलकुलेट करके बता रहे हो कि अच्छा ठीक है, मतलब कलर का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर किस प्रकार का है। तो ये जो मेथड है इसे मोंटे कार्लो बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या है कि एक्यूरेसी ऑफ द, अगर मान लो इसकी एक्यूरेसी कितना है, इससे है ना ये इम्प्रूव होता है। जितनी बार आप सैंपल लेते हो फिर उसको रिकॉर्ड करते हो, उसके बेसिस में आपका जो एक्यूरेसी वो इम्प्रूव होती है। अब कहा यह गया है कि इस चीज़ को जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है कि आपके पार्टिकल्स जो एटम्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी प्रॉपर्टी को समझा जा रहा है। तो कहा गया कि मोंटे कार्लो जो मेथड है वो ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है ना, इससे जो भी हम स्टडी करना चाहते हैं उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प कर सकता है बहुत सारे फील्ड में, एरोडायनेमिक्स में, जो पावर प्लांट होते हैं उनके डिज़ाइन में, क्वांटम मैकेनिक्स में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, बहुत सारे ऐसी चीज़ों में
आपका इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये है, तो ये कैसीनो इन मोनाको उनके नाम पे मतलब इंस्पायर्ड है और इसके बेसिस पे नाम आपका इसका रखा गया है। तो यहाँ पे जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनारियो हो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है चीज़ों को लेके और आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो, उसके लिए मॉन्टे कार्लो मेथड का इस्तेमाल होता है। तो आपको पता होना चाहिए मॉन्टे कार्लो क्या है। अब देखो ऐसे, अब ये सब प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न समझना आपको मैं बार बार तो कितनी बार प्रूफ करूं, जिनको समझना है, पढ़ने लिखने वाले जो हैं तो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि देखो कैसे प्रश्न बन रहे हैं। आप चाहो तो वीडियो पढ़े हुए हैं, देख लेना आप। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से ऐसा समझ लो, है ना। आप आपके पास नोट्स है, नोट्स बनाने का ऐसा भी कोई इतना टेंशन नहीं है आपको, बट हाँ रिवाइज़ करते रहना। ऐप के अंदर भी ये क्लासेस सब्जेक्ट वाइज कंपाइल्ड होकर अपलोड होंगी, तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस करना, मतलब आप रिवाइज जरूर से करते रहना। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप रिवाइज ही नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट देख, तो गोल्ड माइनिंग का एक टॉपिक आता है, तो आपको पहला याद रखना कि अफ्रीका का लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर कौन है, घाना। और यहाँ पे एक ये बस याद रखना कि अगर आपसे पूछे, गैलेम्सी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर में आया है। अब आप सोचो यूपीएससी का दिमाग इसमें क्या जा सकता है। अच्छा, गैलेम्सी न्यूज़ में है तो क्या हो सकता है, तो पता होना चाहिए। तो ठीक है, गैलेम्सी है तो ये अनलाइसेंस्ड गोल्ड माइनिंग है। लोकली हम इसको गैलेम्सी बोलते हैं। तो पूछा गैलेम्सी रिसेंटली न्यूज़ में है तो आइडिया होना चाहिए गोल्ड माइनिंग से रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल का टॉपिक देखते हैं, चाइना इंडिया न्यू दिल्ली क्वाड डिलेमा। इस पर देखो एक कंटेक्स्ट आपके माइंड में पूरा होना चाहिए कि इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, क्वाड की इंपॉर्टेंस क्या है, क्वाड में कौन कौन से देश इंक्लूडेड है, 50 बार डिस्कस हो चुका है। अब इसमें कुछ जो आर्गूमेंट्स हैं उसको कैरी करते हैं, बिकॉज इन्होंने चाइना के कंटेक्स्ट में चीज़ों को हाईलाइट किया है। तो क्वाड के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी क्वाड की मीटिंग हुई थी और क्वाड की मीटिंग आपकी विलिंगटन यहाँ पे हुई थी, तो इसलिए विलिंगटन डिक्लेरेशन इसका नाम रखा गया, क्योंकि जैसे कहीं मीटिंग होती है उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है उसको उसी उसी के बेसिस पे उस डिक्लेरेशन को कहते हैं। मान लो यही चीज़ न्यू दिल्ली में होता तो बोलते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ये 2024 में हुआ था, इसे थोड़ा करेक्ट कर लो, ठीक है। 2024 में हुआ था और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भारत के उन्होंने भी इसको विजिट किया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ये सब लोगों ने विजिट किया था। एंड मेनली एम चाइना के इन्फ्लुएंस को कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में आप कंटेन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप बताएं मलक्का डिलेमा क्या है। देखो सेशन जब भी अगर आप यूट्यूब में देखते हैं तो ये ध्यान में रखें कि लाइक बटन जरूर से प्रेस करना, इट विल हार्डली टेक लेस देन 1 सेकेंड, है ना। और है ना, तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहें, लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रहें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यूट्यूब इसी एल्गोरिदम में काम करता है, आप लाइक कमेंट कैसे करते हैं, तो ये ज़रूर से ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करें। मन में एक वो नहीं रखना, अरे ठीक है फ्री में मिल रहा है तो करते रहते हैं, क्या जाता है, ये नहीं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आप इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है तो वो उसका वो सभी तक रीच करे, तो इसमें एक रोल है आपका, ठीक है, कि आप ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें और लाइक बटन ज़रूर से प्रेस करें। क्या ही जाता है, मतलब कौन सा आपको एक्स्ट्रा फ़ी पे करना है, बट अंदर होता है कई, मतलब माइंडसेट हो जाता है, अरे क्या करना है, ये होता है क्योंकि चीज़ें अब इसी में चार्ज कर दे कोई तो फिर वो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर इस चीज़ को थोड़ा सा रोल ज़रूर से प्ले करें। इंडिया चाइना रिलेशन की अगर बात किया जाए तो चीज़ें मतलब जैसे गलवान में हुआ, टेंशन लद्दाख के अंदर है, तो रिलेशन एक तरीके से आप मानो कि इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। प्लस चाइना एक पोल्स ऑफ पावर है, चाइना को पता है कि एशिया के अंदर उसका एक जो कॉम्पिटिटर वही भारत ही है, तो उसको वो काउंटर हमेशा से करना चाहेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि देखो इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर डिस्प्यूट है, मैकमोहन लाइन को लेकर डिस्प्यूट है। तो ये डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट की वजह से भी चाइना कभी भी इंडिया को फेवर भी नहीं करेगा और मार्जिनलाइज करने का प्रयास भी करता है। ऑल्दो दोनों देश साथ में करें तो एशियन सेंचुरी हम कर सकते हैं। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो मिलिट्री कैपेबिलिटी हम लोग चाइना इंडिया बॉर्डर के अलॉन्ग बढ़ा ही रहे हैं। लॉन्ग रेंज फायर आर्म्स, आर्टिलरीज, एडवांस म्यूनिशन डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद ये चाइना के अंदर भी बात करें तो चाइना भी डिफेंस बजट में काफ़ी अधिक खर्चा जो है आपका कर रहा है। अब यहाँ पे जो ये भी देखना ज़रूरी होता है कि क्योंकि चाइना हमेशा से एक अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रेटजी अपनाएगा। जैसे एससीओ की मीटिंग आपकी हो रही है, उसमें इंडिया भी हिस्सा है, चाइना भी हिस्सा है, पाकिस्तान भी हिस्सा है, तो किस तरीके से एक
मतलब किस तरीके से चाइना का अप्रोच होगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब इवन इफ़ यू आर लाइक, मान लो हम एक तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरीके से हम चाइना से बातचीत कर रहे हैं, तो चाइना किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, इस चीज़ को माइंड में हमें रखना है। सो क्वाड का जो एक्शन है इंडिया के मिलिट्री एनहांसमेंट की अगर बात किया जाए, तो इससे हाईलाइट कर रहा है कि रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स में बहुत बदलाव आपका हो रहा है। और जो चाइना है, चाइना देखो रूल बेस्ड ऑर्डर तो फॉलो, मतलब चाइना एक्ट नहीं कर रहा है कि एज़ पर द इंटरनेशनल लॉ, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी है 1982 के अंदर आया है, तो इसमें 200 नॉटिकल माइल्स तक का उस देश का जुरिडिक्शन आपका होता है ना, उसके कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया से। बट चाइना साउथ चाइना सी रीजन में और कई पैसिफिक, जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया का जो भी स्थिति है, बहुत ही मतलब एक कॉशियस डिप्लोमेसी भारत को अपनानी पड़ेगी। और ये भी देखना है कि चाइना बहुत प्रोवोक ना करे, ये भी है, बैलेंस भी करना दोनों को। मतलब जैसे चाइना और कहता है ना कि क्वाड एक तरीके से एशियन नाटो है, तो इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे चाइना भी एग्रेसिव नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। तो मतलब ये ना हो कि हम चाइना को काउंटर सिर्फ इस बेसिस से कर रहे हैं कि हम एक तरीके से जो काउंटर करने का, मतलब एक तरीके से उसे एग्रेसिव और बनाने का काउंटर कर रहा है। ये मतलब ऑथर का ओपिनियन है, आपका ओपिनियन वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे किस तरीके से एक तरीके से अपने जो डिस्प्यूट है हम कि उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हमें बैलेंस दोनों का करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पॉसिबिलिटी है चाइना से बातचीत करने का वो भी करे, और साथ में जहाँ से उसके एग्रेसिवनेस को काउंटर करना उसके लिए भी हम प्रयास करें। चाइना का परसेप्शन है भारत का जो क्वाड में इन्वॉल्वमेंट है ये एक तरीके से यूएस लेड है, यूएस चाइना का रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। तो क्योंकि क्वाड जैसे जो ग्रुपिंग है उससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भारत जो है यूएस की तरफ है, तो हो सकता है कि बॉर्डर जो भी डिस्प्यूट हो उसको चाइना रिजॉल्व ना करना चाहे, उसे और थोड़ा खींचना चाहे। या दूसरा एक ये भी ओपिनियन है कि मतलब एक काउंटर व्यू इसका अपोजिट हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट एग्रेसिवली चाइना परस्यू करता है तो भारत यूएस की तरफ चला जाएगा, तो हो सकता है वो रिजॉल्व करने का भी कोशिश करे। तो दो डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियन आपका रहता है। तो इंडिया जो है लाइक जो अलाइनमेंट है विद द वेस्ट अगेंस्ट चाइना, मतलब इस माइंडसेट को, मतलब इस अप्रोच को या इस मैसेजिंग को थोड़ा सा उसको काउंटर करना पड़ेगा, जो उसके लिए एक चैलेंज बनता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज में कॉशियस अप्रोच होना चाहिए, प्रोवोकेशन को अवॉइड करना चाहिए, ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहिए। क्वाड का इन्वॉल्वमेंट है, क्वाड में जो इन्वॉल्वमेंट है उसको एक थ्रेट के रूप में लिया जाता है चाइना के द्वारा, और टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो ये देखो, ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो ईजिली हो जाएगा। अब मैंने यही आपको कहा कि देखो ऐसे कंटेंट बनाने में मुझे समय लगता है, और कंटेंट बेस्ट हो, टॉप क्लास कंटेंट हो, ऐसा प्रयास है। और आपका जो समय बचे, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समय बचना बहुत मैटर करता है, बिकॉज रिवीजन भी करना है और भी चीज़ें आपको पढ़नी है, खाली करंट अफेयर थोड़ी ना पढ़ना है। तो इसलिए थोड़ा प्रयास रहता है इस टाइप से कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए। ये नंबर ऑफ़ स्लाइड्स और भी रिड्यूस हो जाएंगी अगर ये फॉन्ट्स छोटा कर दूँ, बट फॉन्ट छोटा करने से आपको ये विजिबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से कंटेंट थोड़ा सा 15-20 मिनट दे के अरेंज कर सकें तो बहुत अच्छा। अगर अपनी ई नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट ही करना है। देख सकते हैं आरटीआई के ऊपर एक टॉपिक है ये, ठीक है, आरटीआई का एक ये टॉपिक है, तो ये देख लेते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की अगर हम बात करें, आरटीआई की बात करें, तो ये 2005 के अंदर आपका आया है। तो यहाँ पे आरटीआई की बात करें तो इससे सरकार को कैसे अकाउंटेबल कर सकते हैं, करप्शन को एक्सपोज करना। इसमें ये कहा गया, अभी एक कमी बताई गई कि जैसे जो कमिश्नर्स है, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स है, जैसे मान लो कोई जैसे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप कई जगह अपील कर सकते हैं। तो जो कमीशंस हैं बहुत सारी, या तो नॉन फंक्शनल या अंडर स्टाफ्ड हैं, और कई अपील्स पेंडिंग है ना, कंप्लेंट अक्रॉस इंडिया। अकाउंटेबिलिटी की भी कमी है, ये भी कहा गया है। 95% जो केसेस है वो उस पर कई एक्ट भी नहीं किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट किया है कि आरटीआई की इफेक्टिवनेस इससे अफेक्ट भी हो रही है। तो ये अच्छे पॉइंट्स, मतलब आप हाईलाइट कर सकते हो कि जैसे मान लो राइट टू इन्फॉर्मेशन पे कोई प्रश्न आता है जीएस पेपर 2 के अंदर, तो ये बात आप हाईलाइट कर सकते हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को कहा है। ऑटोनॉमी में भी रिड्यूस जो है हुआ है थोड़ा बहुत, ख़ास तौर से जो इन्फॉर्मेशन कमीशंस हैं उसकी ऑटोनॉमी में भी थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिलता है। एंड ठीक है, तो यहाँ पे ये है। फिर सेफ्टी कंसर्न है, 100 आरटीआई यूज़र्स जो हैं उसमें है बीन किल्ड। मतलब जो थ्रेट है, कई बार होता है ना कि कई ऐसे प्रोजेक्ट पे आरटीआई मांग लिया जाता है, तो उसमें भी उनका जो भी जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट बोलते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना मैटर करता है। डेमोक्रेसी भी इससे काफ़ी अफेक्ट होती है। देखो ये आरटीआई जैसे जो रूल्स होते हैं ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने के लिए। अब इसमें देखो हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन हमें हो सकती हैं, जैसे मान लो कि
भारत की सोवेरेंटी या सुरक्षा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, उस पर हम थोड़ा सा रुक सकते हैं। वी कैन ना, वो एक कदम उठाया जा सकता है कि ठीक है एग्जेप्शन के लिए, बट अगर वो रूल के अकॉर्डिंग है तब एग्जामिशन दे सकते हैं। बट अगर और कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। तो ये सब चैलेंजेस हमें जो है, चाहे अकाउंट है ना, तो यहाँ पे ये हमें देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें हम मेंटेन रखें, और ये हमें एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ लेकर जाता है, सिटीजन को एम्पावर करने के लिए हेल्पफुल है। प्लस बैकलॉग की कमी, बैकलॉग जो बढ़ता जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी की कमी, अगर अमेंडमेंट्स जो कुछ अभी हाल में हुए हैं वो भी है, तो इससे जो रोल है आरटीआई का वो भी डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ वायनाड न्यू एक्स बैंड रडार। ये एक टॉपिक है साइंस एंड टेक का, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मैं फिर आपको कह देता हूँ संडे और आज का टॉपिक हम लोग एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। एक्स बैंड रडार इंस्टॉलेशन आपका हुआ है। अभी वायनाड में देखोगे तो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हुई थी, बहुत लोगों की जान गई थी लैंडस्लाइड की वजह से, फ्लड भी आता रहता है। ये स्थिति मतलब वायनाड में या केरला का रीजन देखोगे तो बहुत ज़्यादा वो स्थिति, मतलब नेचुरल डिज़ास्टर कंटेक्स्ट में देखोगे तो है। तो उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसको कैसे हम देखें, तो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे कहा गया कि जैसे अभी हाल में ही 2024 के अंदर देखा जाए तो केरला वायनाड डिस्ट्रिक्ट में बहुत फ्लड और लैंडस्लाइड देखने को मिला है। एक्स बैंड रडार इंस्टॉलेशन की बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, उन्होंने एक्स बैंड रडार का इंस्टॉलेशन अप्रूव किया है वायनाड के अंदर। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना, क्या क्या मॉनिटर करेंगे आगे देखेंगे अभी। तो ये जो है, ये रडार जो होता है, ये रेडियो वेव्स के माध्यम से किसी भी चीज़ का, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कैसे वो मूव कर रही है, डिस्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इस रडार इंस्टॉल किया गया उसके माध्यम से जानकारी मिल सकती है। तो ये क्लाउड मूवमेंट को कर सकता है, वेदर पैटर्न को कर सकता है, जैसे डॉपलर रडार भी कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल है। फिर जैसे मान लो कोई भी चीज़ है तो वो मूव करेगा, तो उसमें जो वेव्स है उसमें भी चेंजेस आएंगे, उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, उस बेसिस में कंक्लूड किया जा सकता है। इससे क्लाउड की स्पीड और डायरेक्शन का पता चल सकता है। एक पल्स डॉपलर रडार रहता है, ये रेनफॉल की इंटेंसिटी को मेज़र करता है। तो यहाँ पे लाइक है ना, मतलब जो रेनफॉल है उसको, इंटेंसिटी को पल्स डॉपलर रडार जो है मेज़र करता है। एक एक्स बैंड रडार आपका होता है जो 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़ में वर्क करता है। तो ये क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स लाइक रेन ड्रॉपलेट्स, ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स को भी हाई रिजोल्यूशन से ये इमेजिंग कर सकता है। सो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। शॉर्ट रेंज है ना, तो मतलब अब इसमें लिमिटेशन ये है कि एक्स बैंड रडार बहुत मतलब ये शॉर्टर रेंज उसमें काम कर सकता है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि ये मॉनिटर करेगा सॉइल पार्टिकल मूवमेंट को। ये है तो लैंडस्लाइड वार्निंग के लिए, जैसे मान लो अगर लैंडस्लाइड आनी होगी तो कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा ना पार्टिकल्स और इन सबका, फटाफट वार्निंग जारी हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों किया जा रहा है? बिकॉज जिस तरीके से डिज़ास्टर इतनी लाइफ का लॉस हुआ है, तो साइंटिफिक तरीके से हम इसको जो है कहीं ना कहीं इसको जो वार्निंग सिस्टम है उसको बढ़ा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि क्या फैक्टर्स थे लैंडस्लाइड की। अगर हम बात करें तो लैंडस्लाइड का बेसिकली क्या, लैंडस्लाइड के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपके, जो वायनाड के अंदर है। एडवांटेज देखें तो इनेबल डिटेक्शन ऑफ क्विक चेंजेस इन पार्टिकल मूवमेंट, तो ये पार्टिकल मूवमेंट को स्टडी करना। रडार टेक्नोलॉजी, डॉपलर एक्स बैंड रडार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर मॉनिटरिंग, एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए अगर देखा जाए। तो यहाँ पे एक्स बैंड रडार की बात करें तो हाई रिजोल्यूशन इमेजेस मॉनिटरिंग इन्हेंस होगी, टाइमली लैंडस्लाइड अलर्ट होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के इंप्रूवमेंट के लिए भी आपका हेल्पफुल है। तो एक्स बैंड रडार की बात अगर किया जाए तो इसमें शॉर्टर रेंज है, सैम्पलिंग का पार्टिकल मूवमेंट को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, सॉइल मूवमेंट को डिटेक्ट किया सकता है। और भारत ने पहले भी जैसे रडार सिस्टम डेवलप किया है 1950s में, 1970s के अंदर है, 1996 के अंदर भी जो है 10 आउटडेटेड एक्स बैंड रडार्स को रिप्लेस आपका किया गया है। तो इंडिया में एक्स बैंड रडार्स हैं विंड और स्टॉर्म के डिटेक्शन के लिए, एस बैंड रडार्स हैं लॉन्ग रेंज डिटेक्शन के लिए। तो एस बैंड जो रडार है वो भी 1992 और 1970s के अंदर इंस्टॉल किए गए थे, पहला जो किया गया था। तो इसमें आप याद रखना कि एक्स बैंड और एस बैंड बेसिकली जो रडार्स आपके हैं वो जो मतलब जो रेंज है उसके बेसिस में डिवीज़न आपका है, बाकी आप रीच कर सकते हो। तो मौसम जो है इसके तहत हम अपना जो मौसम को प्रिडिक्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम डेवलप कर रहे हैं।
तो ये उसी के तहत ये सारे रडार्स जो हैं आपके इंस्टॉल किए जा रहे हैं। खास उसके अलावा देखा जाए तो निसार सैटेलाइट है, नासा एंड इसरो जो है वो निसार जो सैटेलाइट डेवलप कर रहे हैं, इसमें एल बैंड और एस बैंड रडार का जो है इसको यूटिलाइज करके और अर्थ के लैंड का पूरा अच्छा मैप डेवलप करना। और ये 2025 में मिशन आपका आएगा, लॉन्च होगा इसरो GSLV Mark 2 रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए। और इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी जो पूरा अर्थ का नेचुरल प्रोसेस है एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में, और कई ऐसे डिज़ास्टर्स हैं उनको प्रिवेंट करने में काफ़ी एक बड़ा रोल रहेगा। ठीक है, तो ये फैक्ट्स अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा टेक्नोलॉजी डिज़ास्टर को कंट्रोल कैसे कर सकती है, डिज़ास्टर से लड़ने में टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, तो ये एग्जांपल आप वायनाड में ये रडार के जो अलग है एक्स रडार और ये सब आप मेंशन करो, सोचो जो रीड करेगा आपके आंसर को खुश हो जाएगा। तो ये बहुत मैटर करता है, ऐसा कंटेंट आपको ध्यान में रखना। ये पूरा डायग्राम आप देख लेना इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हु गेट्स द प्रिफर्ड सिंबल व्हेन देयर आर टू फैक्शंस। तो एनसीपी के कंटेक्स्ट में है जो महाराष्ट्र का है, तो उनकी लड़ाई क्या चल रही है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें जैसे सिंबल किसको मिलना चाहिए ना, पार्टी सिंबल होता है, जैसे इलेक्शन महाराष्ट्र में आने वाले उस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये प्ली क्या है वो सब हम नहीं जाएंगे। इसमें हमारे लिए जो काम का है वो है ये जो ऑनरेबल ये काम का है हमारे, ठीक है। क्योंकि देखो पॉलिटिकल डिबेट आप कहीं भी पढ़ लो, इससे मेरा काम नहीं पढ़ाना आपको। तो यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट के रोल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सद्दीक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस 1972 में 71 के अंदर 3 टेस्ट फार्मूला जो है सामने रखा था कि है ना, तो यहाँ पे कि किसको ओरिजिनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए। तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे लाइक यहाँ पे कहा गया कि एक तो पहला चीज़ है कि लाइक पहला एस्पेक्ट इसमें कहा गया कि एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है पार्टी का, इट्स अफेयर एज पर द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, दैट रिफ्लेक्ट्स इन पार्टी डेमोक्रेसी एंड फिर मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशनल विंग। मतलब जो भी मतलब 2 पार्टी है उसमें किसके पास सिंबल जाएगा। तो पहली चीज़ तो क्या है, लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशनल विंग में मेजोरिटी की था। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई पार्टी है उसके 50 MLA है, तो उस 50 में मेजोरिटी किसको सपोर्ट कर रही है, दोनों फैक्शंस में से। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन में किसको सपोर्ट है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी पार्टी है तो उसमें कौन क्या पोस्ट होल्ड कर रहा है, क्या सब कुछ उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एम ऑब्जेक्टिव क्या है वो सब कुछ वो आपका सबमिट किया जाता है। तो जो आइडियोलॉजी वाला एस्पेक्ट है, तो ऐसा ना हो कि दूसरा फैक्शन दूसरे उसमें चला जाए, दे आर डिमांडिंग डिफरेंटली। तो यहाँ पे क्या है कि एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी की बात की गई है, दैट एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी इट्स अफेयर एज पर द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। जो अफेयर्स है एज पर द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से चीज़ें रन कर रही हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि पार्टी का एम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन एडहर्स हो रहा है कि नहीं है, प्लस देश का संविधान है, लेजिस्लेटिव और जो ऑर्गेनाइजेशनल विंग में मेजोरिटी उसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि एक्सपर्ट एडवोकेट फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इंटरनल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन विद इन होने चाहिए, विद इन पार्टी जो अलग अलग पोजीशंस हैं उस पर भी होल्ड करना, बेस्ड ऑन जो भी आपके है ना, बेस्ड ऑन जो इलेक्शन है, फिर जो भी पोजीशन है उसको होल्ड आपका किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोरिडा के अंदर हरिकेन आया, डिटर्मिनेशन टू रीबिल्ड फॉलोज फ्लोरिडा हरिकेन्स। तो यहाँ पे मैंने हरिकेन्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, कैसा फॉर्मेशन होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हरिकेन्स होते हैं, टाइफून्स होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, इनमें अंतर क्या है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो हरिकेन्स आप देखोगे तो हरिकेन्स जनरली जो फॉर्मेशन है, देखो ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, अलग अलग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। ये थोड़ा मैप सही कर देते जो आपको दिख रहा हो। तो टाइफून्स यहाँ बनते हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, साइक्लोन्स यहाँ बनते हैं, यहाँ बनते हैं। हरिकेन्स देखोगे तो अटलांटिक ओशन रीजन में बन रहे हैं। तो हरिकेन्स की फ्रीक्वेंसी आज के समय में बहुत अधिक बढ़ गई। तो आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि जो हरिकेन्स हैं ये लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए बढ़ने के लिए जो कंडीशन की ज़रूरत है वो है 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई, ठीक है, मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई। तो हरिकेन्स की बात करें तो ये पावरफुल स्टॉर्म है विच डेवलप इन वार्म ट्रॉपिकल ओशन। तो यहाँ पे हरिकेन्स की अगर बात करोगे, हरिकेन्स हो गया, टाइफून, साइक्लोन्स, ये लाइक आप कह सकते हैं इनको बनने की अगर हम बात करें तो एक जो प्रोसेस है उसमें क्या 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, जैसे अच्छा यहाँ पे है ही। तो जनरली क्या होता है कि जैसे सूरज की रोशनी पड़ेगी 27 डिग्री सेल्सियस में आप टेम्परेचर रीच किया, धीरे धीरे गर्म हवाएँ जो हैं ऊपर की तरफ जाएंगी,
गर्म होते मतलब जब इवापरेट होगा तो इवापरेशन में क्या होता है कि ये वाटर वेपर है। वाटर वेपर क्या होगा, वाटर वेपर एक गैस है। तो जैसे जैसे ये जो वाटर वेपर की अगर आप बात करोगे तो ये गैस है, ऊपर जाएंगी ठंडी की वजह से यही गर्म जो गैस है ये दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो बहुत सारी हीट रिलीज़ होगी। हीट रिलीज़ होगी तो क्या होगा कि यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा, फिर हाई प्रेशर में जो हवाएं हैं वो इसकी तरफ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है अगर आप देखोगे तो। ये हॉट एंड ह्यूमिड एयर लो प्रेशर जोन है और यहाँ पे फिर रेन क्लाउड्स बनेंगे। ये एक प्रोसेस है अगर हरिकेन्स का बेसिक इंग्रेडिएंट्स देखा जाए। और ये साइक्लोनिक कंडीशंस भी इसी तरीके से है। तो कोई भी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी उस पर 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हरिकेन हेलेन और मिल्टन करके आए हैं, तो ये आपका है कई सारे जो यूएस के रीजन है वो इससे आपके अफेक्ट भी हुए हैं और जो हरिकेन्स के बनने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है। अब अगर बनने की फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो इसमें सबसे बड़ा है कि अटलांटिक ओशन में भी पानी गर्म हो रहा है। तो रीजनल जो भी कंडीशन है उसकी वजह से भी जो पानी है अटलांटिक ओशन का वो तेज़ी से गर्म आपका हो रहा है। तो इस वजह से जो फ्रीक्वेंसी है या कंडीशंस हरिकेन्स के बनने की वो बढ़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है आपका हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पे कहा गया कि वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द कैरेबियन कोस्ट, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस अबोव बढ़ा है अगर जो एनालिसिस किया गया है। और अटलांटिक जो टेम्परेचर है ये पूरा लास्ट डिकेड में अगर आप देखोगे तो ये भी आपका हाइयर हुआ है। तो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें या नेचुरल वेदर पैटर्न है जिसे हम अटलांटिक मल्टी डिकेडल ऑस्किलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अटलांटिक मल्टी डिकेडल ऑस्किलेशन के अंदर जनरली जो आप कह सकते हैं जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है टाइम बाउंड मैनर में, तो ये जो बदलाव आपका जो देखने को मिल रहा है और वेदर पैटर्न में जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस अटलांटिक ओशन में रिवर्स होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि देखने को मिला। और अटलांटिक जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ रहा है अटलांटिक ओशन में। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है सो इसकी वजह से भी जो कंडीशंस है साइक्लोन के बनने की वो भी देखने को मिलेगी। सो हरिकेन फॉर्मेशन में आपका सी टेम्परेचर हो गया, समुद्र का जो टेम्परेचर हो गया, तो ये जैसे मैंने आपको बताया वो भी है। तो यही सारे पॉइंट्स हैं, समुद्र का टेम्परेचर और कंटिन्यूस बेसिस में जो ये वार्मिंग कंडीशंस आपकी देखने को मिल रही हैं। तो ये कंटेंट मैंने पूरा डाल दिया है, आप देख लेना। तो ये इसकी वजह से जो हरिकेन्स बनने की फ्रिक्वेंसी बढ़ी है। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो नेचुरल ला नीना कंडीशंस हैं ये भी फैसिलिटेट कर देती हैं। ये भी एक तरीके से इनडायरेक्टली तरीके से अटलांटिक के हरिकेन फॉर्मेशन में जो है फेवर करती हैं, क्योंकि ये विंड पैटर्न को इस तरीके से लेकर आती हैं। तो एक पॉइंट आपको ध्यान कि पानी जो गर्म हो रहा है अटलांटिक ओशन में तो ठीक है, लेकिन जो हरिकेन्स ला नीना कंडीशंस बनती हैं जो पैसिफिक ओशन में बनती है वो भी फेवर करता है हरिकेन्स के फॉर्मेशन के लिए। ये बहुत अच्छी लाइन है, ये ध्यान में रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो जनरली इसके प्रिडिक्शन की बात करें, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट कि ठीक है अभी ला नीना कंडीशंस हैं तो हरिकेन्स की फ्रिक्वेंसी जो है वो बन सकती है, बढ़ सकती है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं हरिकेन्स की, जैसे डिपेंडिंग अपॉन विंड स्पीड। इस पर कैटेगरी 5 बहुत भयावर होती है, 259 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी होती है। याद कर लेना स्पीड वाइज कि ये सैफियर सिम्पसन हरिकेन स्केल बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द हरिकेन। तो क्या क्लाइमेट चेंज हरिकेन के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है? आंसर इज यस, बिल्कुल करता है। टेम्परेचर वही सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है, टेम्परेचर एक बड़ा फैक्टर है। जितना टेम्परेचर होगा उतना पानी इवापोरेट होगा और वो कंडीशंस हरिकेन के फॉर्मेशन के लिए आपका होती रहेंगी। तो ये है। और जैसे जैसे मान लो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है उतना अधिक अर्थ की जो हीटिंग है वो और बढ़ती जा रही है। तो वार्मर एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा समय तक मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है, और ज़्यादा समय तक मॉइस्चर होल्ड करेगा तो ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल करेगा, क्योंकि ज़्यादा समय तक मॉइस्चर जितना होल्ड करेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, एक सैचुरेशन रीच करने के बाद, कंडेंसेशन टेम्परेचर रीच करने के बाद, तो वो फिर पानी नीचे की तरफ आएगा और बहुत अधिक बारिश आपका करेगा। फिर सी लेवल राइज भी एक फैक्टर आपका हो सकता है बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ग्लेशियर तो एंड जो आइस शीट्स हैं। तो इससे भी देखो क्या है कि सी लेवल राइज भी हो रहा है, जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है। ग्लेशियर मेल्ट अगर हो रहा है तो समुद्र में और अधिक फ्रेश वाटर जा रहा है। फ्रेश वाटर जाने से क्या है वो उसका हीटअप ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉल्टी वाटर होता है उसमें जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो सूरज की रोशनी कम आपकी एब्जॉर्ब होती है। बट अगर फ्रेश वाटर है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा तो वार्मिंग भी ज़्यादा आपका होगा। और जो लोकल फैक्टर्स हैं वो भी है,
है ना, तो लोकल फैक्टर्स भी है, प्लस इसका इम्पैक्ट भी लोकलाइज्ड लेवल पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं वायरस के बारे में, यहाँ पे चर्चा हुई है बैक्टीरियोफाज, ये साइंस का टॉपिक है। बैक्टीरियोफाज क्या, एक प्रकार का वायरस है जो कि बैक्टीरिया के उसको इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया के अंदर वो मल्टीप्लाई करता रहता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर मौजूद वायरस रहता है और उसके पूरा उसको कैप्चर करके किल कर देता है। तो वो ऐसा वायरस जो है उसे बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए कोई भी हो सकता है और चारों तरफ जो इसका सराउंडिंग है प्रोटीन कोट होती है। एक होता है लाइटिक फेस जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय होता है, एक लाइसोजेनिक फेस जो कि अपना जो डीएनए है वो जो है बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है। तो ये दोनों फेसेस आपको याद रखना। अगर आपसे पूछा लाइटिक और लाइसोजेनिक फेस रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, तो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड कि वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किस तरीके से करता है। तो यहाँ पे कहा गया कि बायोफिल्म पे प्रश्न आया है, अगर आपको याद हो 2023 या 22 के प्रीलिम्स में, टारगेटिंग बायोफिल्म फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो जैसे जो कई ऐसे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्लियर टाइप बना लेते हैं और दे स्टार्ट इन्फेक्टिंग। तो यहाँ पे अगर हम ये जो बायोफिल्म क्रिएट होता है, अगर हम इसको काउंटर कर सके तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को हम किसी न किसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इवन पर्सनलाइज्ड फेस थेरेपी की बात अगर किया जाए तो मतलब इवन जो फेस थेरेपी है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं कई कई बीमारी को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर हमने फेस थेरेपी क्या होती है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। मतलब ये जो बैक्टीरियोफाज है ना, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, मान लो कि कोई जेनेटिक मटेरियल उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, या कोई वायरस है और मान लो हम कोई वैक्सीन डेवलप करते हैं तो कोई वायरस है, तो उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल या फिर कोई वो प्रोटीन बनाता है तो उसको हम यूज़ करके और फिर ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर काफ़ी सारा अभी चर्चा चल रहा है। तो फेस थेरेपी है, इसको कहा गया अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो फेस थेरेपी है जो एंटीबायोटिक, क्योंकि देखो एंटीबायोटिक्स हम जितना अधिक कंज्यूम करेंगे उतना अधिक जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट डेवलप करेगा, इट विल डेवलप रेजिस्टेंट, ठीक है, वो मतलब रेजिस्टेंट डेवलप होगा और फिर वो दवा इनफेक्टिव हो जाएगा। तो उसके काउंटर आप फेस थेरेपी यूज़ करोगे। तो फेस थेरेपी में आप इन बैक्टीरियोफाज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उसके अलावा बायो कंट्रोल है, तो ये कई सारे बैक्टीरियल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इन फेजेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि देखो ये फेजेस क्या हैं, बेसिकली ये बैक्टीरिया उसके अंदर वायरस मौजूद है जिसने उसका खात्मा कर दिया, वो फेज़ होता है। तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन को काउंटर करने के लिए भी हेल्प होगा। दूसरा जो बैक्टीरिया है ना, तो जैसे रादर देन आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, आप फेज़ जो है इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और ये पूरे तरीके से खात्मा कर देंगे ऐसे बैक्टीरिया का जो कि जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप हो गया। तो फेस थेरेपी और बायो कंट्रोल दोनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ओरोपाउचे वायरस की बात आप कर सकते हो। तो ये वायरल इन्फेक्शन है, ये ओरोपाउचे वायरस की वजह से वायरल इन्फेक्शन आपका हो सकता है। और मेनली आप ये पहली चीज़ तो याद रखो कि ये वायरस किसके वजह से स्प्रेड होता है, तो मॉस्किटो और मिजिस की वजह से होता है। इसकी वजह से कई जगह पे स्प्रेड हो रहा है, स्पेशली साउथ अमेरिका में स्प्रेड देखने को मिल रहा है, ब्राज़ील और इन सब जगहों पर देखने को मिल रहा है। और कई सारे सिम्टम्स में, सिम्टम कोई नहीं पूछेगा, बस आपको याद रखना ओरोपाउजे वायरस कहाँ स्प्रेड है, दूसरा किसकी वजह से स्प्रेड जो है होता है। तो अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो मॉस्किटो के स्प्रेड को रोकना है। तो जो भी तरीका है जिससे मॉस्किटो की स्प्रेड को आप रोक सकते हो, कदम हमें उठाना है। हाउ रैपिडली अंटार्कटिका वार्मिंग, ये भी अगर आपका देखो ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो अंटार्कटिका जो है तेज़ी से वार्म वो भी हो रहा है और है ना, तो ये बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस तेज़ी से जो बढ़ रही ये है। तो ये देखना। अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि बर्फ़ पिघल रही है, टेम्परेचर वार्म हो रहा है, वेजिटेशन स्प्रेड हो। अब आपको अच्छा लगेगा अरे यार अब बर्फ़ की जगह पेड़ पौधे और जंगल होंगे, तो उसका देखो अगर आप नेचुरल चीज़ को चेंज करते हो ना तो कभी भी वो बेनिफिशियल नहीं होगा। जहाँ बर्फ़ है, बर्फ़ का देखो रोल क्या है, बर्फ़ में सूरज की रोशनी पड़ी रिफ्लेक्ट होगी, ठंडक बनी रहेगी। अब अगर वहाँ ग्रीन वेजिटेशन, उसका पूरा वो आपका अलग ही प्रॉपर्टी है, इससे पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, हवाओं का सर्कुलेशन, दैट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अब सैटेलाइट डेटा और ये सब बातों को हाईलाइट भी कर रहा है। तो यहाँ पे अगर सपोज़ करो कि प्लांट लाइफ अगर बढ़ती जा रही है, फिर उससे सॉइल बनना शुरू हो जाएगा, ये सारा भी है ना, क्योंकि सॉइल की कमी है। सॉइल क्यों? क्योंकि वेजिटेशन नहीं है, वेजिटेशन होगा तो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस भी शुरू हो सकता है। The scarcity of soil in Antarctica makes the greening process particularly significant for the ecosystem. अब यहाँ पे ये टर्म आप देखोगे ना, दैट इज़ अंटार्कटिका वार्मिंग या ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका। अगर आपसे पूछा जाए ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका का मतलब क्या, अगर ये शब्द मैं यूज़ कर लूँ आपके लिए कि ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका, पढ़ लेना ज्योग्राफी के किसी भी अच्छे जो भी आप जहाँ से पढ़ते हो, पूछना ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका का मतलब क्या है, या आप पूछना कि अटलांटिक ओशन रीजन में हरिकेन्स की फ्रिक्वेंसी का जो अभी है वो क्या है।
ठीक है, तो ये समझना कि ग्रीनिंग ऑफ एंटार्क्टिका का मतलब क्या है। देखो बर्फ़ पिघल रही है, वेजिटेशन जो है आ रहा है, तो अब वो जो पहला वाइट था अब वो ग्रीन हो रहा है ना, वाइट है, ग्रीन, ग्रीन वेजिटेशन आ रहा है, सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस है, इससे पूरा इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अफेक्ट होंगे, जेट स्ट्रीम्स अफेक्ट होंगे। तो आप ये सोचो कि पूरा का पूरा विश्व में जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उसका क्या होगा, कहाँ बारिश होगी कहाँ नहीं होगी, वो सब कुछ चेंज हो सकता है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है एज पर द ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ माइक्रो आरएनए डिस्कवरी। ये हमने ऑलरेडी देखो डिस्कस किया हुआ है, माइक्रो आरएनए क्या होता है। अब इसमें देखो नोबेल प्राइज़ का पूरा जो है इंक्लूड किया हुआ है, चाहो तो आप देख लो, बट थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ नहीं तो आप भूल जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कमेंट पढ़ता सर नोबेल प्राइज़ से तो प्रश्न ही नहीं पूछे जाते, ये होता है लैक ऑफ अवेयरनेस, हाईएस्ट लेवल 90% 95% सब इसी तरीके से जो है चीज़ें चल रही हैं। अरे सर मैं उससे तो पूछा ही नहीं जाता है। सोचो अभी इस स्टेटमेंट का मैं क्या आंसर दूं, क्योंकि नोबेल प्राइज़ कैसे पढ़ाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है, बोले देखो ये जो पर्सन है इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ये तो मैं खुद कहता हूँ नहीं पूछते हैं। आप साइंस टेक के क्वेश्चन को एक्सप्लोर करो, एलईडी का प्रश्न, किस पर CS9 का प्रश्न, जीनोमिक्स से रिलेटेड प्रश्न, आप हर साल जो साइंस टेक के प्रश्न देखोगे ना किसी साल उसमें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। अब हो सकता है इस साल ना पूछे, अगले साल पूछ ले। ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, इससे मुझे लड़ने में बड़ा, मतलब आप मानो कि बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है, क्योंकि 90-95% सब ऐसे ही सोचते हैं, अरे सर वो पॉलिटिक क्वेश्चन पूछा है, पता नहीं वो तो आता ही नहीं। तो अब ये देखो ये सब फैक्टर्स ना फेलियर का बहुत बड़ा रीज़न है, आप मान कर चलो। मेरे शब्द तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अच्छे ना लगे, लेकिन मेरा काम ही है बोलना, सही चीज़ बोलना, आपको बताना, ये मेरा काम ही है। तो इस चीज़ को आप माने कि देखो ये जो जो उनका एरिया है ना उस पर पढ़ना आपको ज़रूरी है। मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा। तो नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में माइक्रो आरएनए के एरिया में आपको मिला है, तो किसको मिला है आप रीड कर लेना। सो ये क्या है कि अगर आप माइक्रो आरएनए की बात करोगे, देखो पहली चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देखो क्या होता है कि डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। ये प्रोटीन आपके शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन है उसको रेगुलेट करती है। डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन को ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप माइक्रो आरएनए बोलते हो ना, जैसे है ना, तो मान लो माइक्रो आरएनए में क्या है कि जब आप, जैसे मैंने आपको एक दीवार का एग्जांपल दिया कि ईंट की दीवार बनी हुई है, उस ईंट की दीवार में मान लो 100 ईंट है। अब उसमें से आपने 21-22 ईंट ले ली, पूरा ईंट जो है आरएनए है, और मान लो 21-22 ईंट आपने ले लिया, वो माइक्रो आरएनए हो गया। मतलब माइक्रो मतलब छोटा, प्रॉपर्टी वही है। तो टाइनी आरएनए मॉलिक्यूल्स ये क्या है कि देखो लाइन समझो, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, क्या मतलब हुआ इसका, डिफिकल्ट शब्द आपको लगेगा। मैंने आपको क्या बोला, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और ये जो माइक्रो आरएनए हैं ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, उसके बाद जीन को रेगुलेट करना, उस जीन के रेगुलेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन बन होना, यही प्रोटीन आपके शरीर के बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करेगी। तो आप ये समझो कि ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने कहा कि देखो ये माइक्रो आरएनए, इनके बेसिस पर इन जीन को रेगुलेट किया जा सकता है, और उसके बेसिस पर आप प्रोटीन के फॉर्मेशन को रेगुलेट कर सकते हो, और उससे बहुत सारी ये जो प्रोटीन के अलग अलग फंक्शन है उसको आप रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है माइक्रो आरएनए। तो माइक्रो आरएनए क्या है, दीज आर आरएनए जो 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो मिलकर बनाते हैं, जैसे दीवार में पत्थर होते हैं ना आपके, ब्रिक्स होते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए और आरएनए को बनाते हैं। कमेंट सेक्शन में बेसिक अंतर बताओ, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ लेना, डीएनए और आरएनए का बेसिक अंतर, बिल्कुल प्रीलिम्स में प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब भारत पे कह रहा हूँ, ह्यूमन जीनोम की बात करें, मतलब इंसान के अगर पूरा जेनेटिक मेकअप को स्टडी किया जाए तो थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट है। और जीन रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो करंट जीन है वही एक्टिवेट हो सेल के अंदर, और फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन और चीज़ें रन हो, तो उस चीज़ को मैनेज करने का काम जो है माइक्रो आरएनए का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जीन रेगुलेशन के लिए माइक्रो आरएनए बहुत हेल्पफुल है, सेल का डेवलपमेंट, डिफरेंट सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, आपके शरीर में अलग अलग सेल्स हैं तो उसमें बहुत हेल्पफुल है माइक्रो आरएनए, डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल है ना, तो ये है। तो यहाँ पे आप, मैंने बाकी चीज़ें आपको इंक्लूड कर दी, आप चाहो तो इसमें रीड कर लेना इसमें, है ना। फिर ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि जैसे मान लो अगर एबनॉर्मल माइक्रो आरएनए है तो कैंसर हो सकता है, सेल का सही से डेवलपमेंट, टिश्यू का सही से डेवलपमेंट आपको करना है, तो उसमें आपको माइक्रो आरएनए का एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो आपका है। फिर एक ये टर्म यूज है दैट इज़ डाइसर 1 सिंड्रोम। तो अगर मान लो कि
अगर म्यूटेशन इन प्रोटीन नेसेसरी फॉर माइक्रो आरएनए, मतलब ऐसी प्रोटीन जिसके में कुछ बदलाव हो जाए, ठीक है, और ये प्रोटीन की ज़रूरत है माइक्रो आरएनए के प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो स्थिति है कि जिनसे जैसे माइक्रो आरएनए प्रोडक्शन के लिए कुछ मान लो प्रोटीन की ज़रूरत है, उनमें कुछ बदलाव हो जाए, ऐसी स्थिति को डाइसर 1 सिंड्रोम बोलते हैं, और ये जनरली कैंसर से एसोसिएटेड आपका होता है। तो अगर ऐसे डाइसर 1 सिंड्रोम की बात करें, कमेंट देख लेना यूट्यूब के अंदर किसने कवर किया इस टॉपिक को, ठीक है। तो यहाँ पे देखना माइक्रो आरएनए के कंटेक्स्ट में ये पॉइंट आपको डाइसर 1 सिंड्रोम जो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। डायग्राम भी मैंने डाल दिया है, देख लेना। फिजिक्स के अंदर देखा जाए एआई के ऊपर है, ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप रीड कर लेना, ठीक है। ये मैंने 50 बार पढ़ा रखा है ना। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और ये सब बहुत बार पढ़ा चुका है, अब तो सोते सोते भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक आ जाता है प्रोटीन रिसर्च के बारे में भी हमने अल्फा फोल्ड और ये सब डिस्कस किया, बट मैंने सारा कंटेंट एक साथ जो है आपको इंक्लूड किया, तो आप यहाँ से रीड कर लेना, ठीक है। मैंने एक साथ ही पूरा इंक्लूड पीडीएफ से रीड कर लेना, बाकी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। अच्छा, प्रीलिम्स का जो पहला प्रीलिम्स का टेस्ट रिजल्ट है वो मैंने अनाउंस कर दिया है, आप कम्युनिटी पोस्ट में देख लेना। बाकी एग्रीकल्चर ऑप्शनल लॉन्च हो चुका है, ये आपको मिस नहीं करना है। कोई क्वेरी या नंबर है आपके पास, saurabh-pandey-upsc.com वेबसाइट पे आप जाके सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। लैपटॉप में क्लासेस करना तो लॉगिन बटन दबा लो। वो प्रहार बैच 21 से वीडियो लेक्चर मिलना जाएगा, प्लीज़ मिस मत करना। सीरियसली अगर आप तैयारी कर रहे हो 25 की, करंट अफेयर मत मिस करना, बहुत चीज़ें हैं। योजना का भी मैंने अभी जनवरी फरवरी का कंटेंट डाल दिया है, 21 से वीडियो मिल जाएंगे, इसमें जनवरी 2024 से कंटेंट मिलेगा। अब इसको प्लीज़ कर लेना, फिर जो भी है फिर आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। मेरा काम था कि मैं पूरा कंटेंट आपको देता रहूं और मिलता रहेगा, वीडियो आता रहा देखते जाओ, वीडियो आता रहेगा देखते जाओ, ठीक है। करंट अफेयर्स मैंने फिर कहा पूरे यूट्यूब में सर्च कर लो, जो फ्री कंटेंट भी हम लोग डिस्कस करते हैं ना, अगर मतलब जो टॉपिक्स आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो कि यूपीएससी के लिए रेलिवेंट क्या है। अब इसमें ये मत मैंने कि सर खुद कह रहे हैं, मतलब पॉइंट एक बताना पड़ेगा ही ना, मतलब नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा। कितने क्वेश्चंस आए हैं देख लो, यही सारी चीज़ें तो रेलिवेंसी दिखाती है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कई बच्चे का सर हम इतनी फीस दे रहे हैं, हमारा प्रीलिम्स से सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, कहाँ से होगा। अब 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख फीस दे दोगे, बट फीस देने से सिलेक्शन होता है, कंटेंट से सिलेक्शन होता है। तो वो कंटेंट अगर अच्छी जगह पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अपनी चल ही रही है, एथिक्स की कंप्लीट कर लो, ऐसे भी चल रहा है, ठीक है। इसकी 4th मैंने अपलोड कर दिया, 3 की कॉपी चेक करना कुछ बची है, मैं चेक कर दूंगा आज। और 4th टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया, फिर हर 5 ऐसे के बाद मैं एक लेक्चर लेके हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, और उसको कमिंग 5 ऐसे में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हरिकेन फ्रीक्वेंसी इन अटलांटिक ओशन। 15 नंबर में लिखना, बढ़िया तरीके से लिखना, काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। और इस सेशन का PDF आपको मिल जाएगा, द हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ सर फॉर UPSC। ये टेलीग्राम चैनल है, ये लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सेशन को प्लीज़ लाइक करें, जहां मौका मिले शेयर करें, आपका ही चैनल है, ग्रो करना आपका एक जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि मैं प्रयास करूंगा कि ये कंटेंट जो है एक तरीके से सभी तक पहुंचता रहे, कि इंडिपेंडेंस वे में कंटेंट मैं आपको देता रहूं, ठीक है। अच्छा कंटेंट आपको मैं देता रहूं इंडिपेंडेंस वे में, और उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए होगा, है ना। तो आई एम वेरी होपफुल कि आप थोड़ा सहयोग ज़रूर से ज़रूर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।